गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फंक्शन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए अच्छे से देखना है ताकि एक बार में आपको समझ में आए। मान के चलिए इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। फैक्ट्री में हो क्या रहा होता है? फैक्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हो, है ना, कोई चीज़ बना रहे होते हो। प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि चिप्स की फैक्ट्री है, तो चिप्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? पोटैटोज, आलू चाहिए। फिलहाल हमारे पास जो फैक्ट्री है उसमें दो मशीन्स हैं, मशीन 1 है और मशीन 2 है। आप क्या करते हो? मशीन 1 में कुछ इनपुट डालते हो, है ना। आपका जो रॉ मटेरियल है, जो आलू है, वो आपने इसमें डाला और मशीन 1 इसको प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट देता है, ठीक है। लेकिन अभी ये आपको चिप्स बना के नहीं दिया है। ये मशीन मान लो कि कटिंग मशीन है, ठीक है। ये मशीन क्या करता है? कट करता है। किसको कट करता है? जो आप आलू यहाँ पर डाल रहे हो। ये कट करने के बाद में जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसमें बना करके ये मशीन के बाहर ला करके आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे? इन कटे हुए चिप्स को सेकंड मशीन में डालोगे। ये मशीन क्या करता है? ये फ्राई करता है। मान लो चिप्स को फ्राई करना होता है ना, ठीक है। तो ये कटे हुए जो पीसेस थे आलू के, उसको क्या किया गया? मशीन 2 में हम लोग डालते हैं और मशीन 2 फिर क्या करता है? इसको फ्राई करता है। फ्राई करने के बाद में आपका फाइनल आउटपुट आ जाता है जो कि चिप्स है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि इस मशीन का जो आउटपुट था, मशीन 1 का जो आउटपुट था, वो सेकंड मशीन के लिए तो इनपुट बन रहा है कि नहीं? इस सेकंड मशीन में आप कोई नई चीज तो नहीं डाल रहे हो। इस सेकंड मशीन में आप वही चीज डाल रहे हो जो कि आपको इसके पहले वाले मशीन से मिला था। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ लिंक कर सकते हैं कि ये जो आपका आउटपुट 1 था, यही आउटपुट 1 आपके मशीन 2 में जा रहा है, ठीक है। हम लोग ये जो मशीन 1 है ना, इसको एक नाम देते हैं F, और ये जो सेकंड मशीन है इसको हम लोग नाम दे देते हैं G। अब मशीन के कॉन्सेप्ट से ये कंपोजिशन हो गया। किसका कंपोजिशन हो गया? मशीन का। दो मशीन था ना, मशीन 1 एंड मशीन 2, तो ये हम लोगों ने दो मशीन को एक साथ कंपोजिशन कर लिए हैं। मान लीजिए कि आप इस मशीन को देखिए, तो ये एक बड़ा मशीन है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ये एक बड़ा मशीन है। इस बड़े मशीन के अंदर में दो मशीन है, तो मशीन में दो मशीन आया ना। ठीक वैसे एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि एक से ज्यादा फंक्शन हो, फंक्शन में फंक्शन, ये आपका होता है कंपोजिट फंक्शन। तो यहां पे कंपोजिशन ऑफ मशीन्स तो हो चुका है, लेकिन हम लोग को मशीन्स तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को फंक्शन पढ़ना है ना। तो अब सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग फंक्शन में लगाएंगे। तो आप यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, ओके। तो हम लोग यहां पे दो अलग अलग फंक्शंस ले रहे हैं और इनका मैपिंग डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ करा है, ठीक है। ये जो सेट है वो सेट A है, यहां पे सेट B है, फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब ये जो एलिमेंट B है, हमारा जो सेकंड फंक्शन G है, उसके लिए हमारा सेट B सेम है ना। यहां पे भी सेट B है, यहां पे भी सेट B है, एलिमेंट सारे के सारे सेम है। चलो फिलहाल ये दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन अब आपको क्या करना है? इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ में कंपोजिट करना है, यानी कि आपको दोनों को एक साथ लेकर के आना है। तो अब ध्यान से देखो, जब आप फंक्शन f को देखते हो तो फंक्शन f का जो आपका इनपुट है वो तो a b c d है, और इस फंक्शन f का जो आउटपुट है वो तो 1 2 3 4 है। लेकिन यही 1 2 3 4 हमारे फंक्शन g के लिए क्या बन रहा है? यही 1 2 3 4 हमारे फंक्शन g के लिए वापस से एज अ डोमेन काम कर रहा होता है, या फिर एज अ इनपुट काम कर रहा होता है। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में, मशीन्स के एग्जाम्पल में, मशीन 1 का जो आउटपुट आया था वो हमारे सेकेंड मशीन 2 के लिए एज एन इनपुट काम कर रहा था। ठीक वही चीज यहां पर हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है? इन मशीन्स को एक साथ लेकर के आना है, दोनों फंक्शन को एक साथ लेकर के आना है, एक जगह पे कंपोजिशन करना है। तो ये दो सेट तो सिमिलर सेट है ना, तो इनको एक दो बार ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं? एक ही जगह पर लिखते हैं। तो यहां तक पहले आप कॉपी करो, उसके बाद फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके। यही हो रहा था। हम लोगों ने क्या करा? दो अलग अलग सेट ना ले, दो अलग अलग मैपिंग डायग्राम नहीं लेकर के एक ही मैपिंग डायग्राम में लेकर के आ रहे हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हो, देखो ध्यान से, अगर इस मशीन में ये जो आपका पूरा मशीन बना हुआ है, इसमें अगर इनपुट A B C D डाल रहे हैं, तो जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो U V W एंड Z है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो फंक्शन यहां सेट A से सेट C की तरफ एक नया फंक्शन बन रहा होता है कि नहीं? जब आपका इनपुट A B C D था और आउटपुट आप देख रहे हो क्लियर कट कि आपको U V W Z मिल रहा है, इसका मतलब A से C की तरफ एक नया फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। इसी फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि इस फंक्शन का नाम क्या होगा?
ये जो ए से सी की तरफ बन रहा है ना, इस फंक्शन का नाम हम लोग को देना है। अच्छा अब ये बताओ, छोटा सा एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये दो सेट है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो रूल है वो रूल एफ है, ठीक है। रूल क्या है हमारा? एफ है। यहां पे हमारा इनपुट होता है, इनपुट को हम लोग एक्स वैल्यूज बोलते हैं, जो आउटपुट आता है वो मेरा वाई वैल्यूज है ना। तो ऐसे में आप फंक्शन क्या लिखते हो? अगर फंक्शन में जो मेरा इनपुट है एक्स, तो आप फंक्शन लिखते हो एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, यदि मेरा इनपुट एक्स होता है तो जो आप फंक्शन का नाम देते हो ना, वो तो आप एफ ऑफ एक्स देते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सारे जो वैल्यूज हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही जब आपने यहां पे ये जो वैल्यूज है ए बी सी डी, ये कौन से वैल्यूज हैं हमारे? ये सारे के सारे हमारे एक्स वैल्यूज हैं, एक्स वैल्यूज। इसीलिए जब फंक्शन ए से बी का बात कर रहे हैं, ये अगर ए से बी का बात करें तब तो ये एफ ऑफ एक्स था, कोई दिक्कत नहीं। बी से सी का बात करें तब ये मेरा जी ऑफ एक्स था। लेकिन अगर ए से सी की बात करें तब अब ये ध्यान से देखो कि ये जो फंक्शन है ना बी और सी, यानी कि फंक्शन जी को अगर हम लोग फिर से ध्यान से देख रहे हैं, तो जो बी के जो इनपुट्स हैं वो ए से बी के लिए मेरे आउटपुट थे, ठीक है। 1 2 3 4 ए से बी के लिए मेरा पहला आउटपुट है, लेकिन बी से सी के लिए जो मेरा सेकंड आउटपुट, ये जो फर्स्ट आउटपुट है, वो मेरा फिर से वापस से क्या बन जा रहा है? इनपुट बन रहा है। ध्यान से देना, ये मेरा पहला एफ फंक्शन था। अब क्या हो रहा है कि यहां पे जो एफ एक्स मिला, ये जो एफ एक्स मिला, ये वापस से कहां आ रहा है? मेरे सेट सी में आ रहा है। क्लियर है? ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो वापस से किस में जा रहा है? सेकंड सेट में जा रहा है, जो कि हमारा सी था। तो फंक्शन कहां से कहां गया? फंक्शन सेट ए से सेट सी की तरफ गया। लेकिन जब सेट सी में हम लोगों को जो आउटपुट मिल रहा है उसके लिए इनपुट क्या था? उसके लिए मेरा इनपुट एफ ऑफ एक्स था। क्लियर है? पहले फंक्शन में जो मेरा आउटपुट मिल रहा है, चूंकि ये एफ है, तो ये जो आउटपुट है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। लेकिन यही आउटपुट एफ ऑफ एक्स मेरे सेकंड फंक्शन के लिए एज एन इनपुट काम कर रहा है, यानी कि इनपुट अब मेरा क्या हो गया सेकंड फंक्शन के लिए? एफ ऑफ एक्स। तो आउटपुट क्या होगा? अगर इस फंक्शन का नाम हम जी दे रहे हैं तो आपको तो यहां पे जी ही लिखना होगा ना। जैसे आप यहां पे एफ दे रहे हो तो आपको नाम क्या लिखना पड़ा? एफ, और आपका इनपुट क्या है? एक्स। तो फंक्शन का नाम क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। यहां पे आपका इनपुट, जो फंक्शन का रूल है वो क्या है? जी। इनपुट आप क्या दे रहे हो? एफ एक्स, है कि नहीं? जो आपका इनपुट है वो क्या है? एफ एक्स। तो फंक्शन का नाम क्या हो गया? जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? यहां तक लिखिए। तो समरी देखते हैं, समअप करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। मेरा इनपुट एक्स था, एक्स से हम लोगों को एफ एक्स मिला, और सेकंड फंक्शन में एफ एक्स एज ए इनपुट जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है? जी ऑफ एफ एक्स। बहुत ही सिंपल है। इनपुट एक्स, फंक्शन एफ था तो नाम पड़ गया एफ एक्स। इनपुट एफ एक्स, फंक्शन का नाम जी है तो नाम पड़ गया इसका जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिला? जी ऑफ एक्स। इसको ही हम लोग और कैसे पढ़ सकते हैं? जी ओ एफ, गॉफ। ठीक है, क्लियर है? यहां पे इस फंक्शन का नाम क्या हो गया? गॉफ। ठीक वैसे ही एक और फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉग, या फिर एफ ऑफ जी। अब करना कुछ नहीं है, इस जी को पहले लिखो, एफ को बाद में करो, है ना। इस जी वाले फंक्शन को, चलो इसको हम लोग जी कर देते हैं और इस वाले फंक्शन को एफ कर देते हैं। तो ऐसे में ये जो आपका इनपुट रहेगा वो तो जी ऑफ एक्स बनेगा। जब जी नाम है फंक्शन का, इनपुट एक्स है, तो फंक्शन मिला जी एक्स, है ना। जब इनपुट जी एक्स है और फंक्शन का नाम एफ एक्स है, तो हम लोग, फंक्शन का नाम एफ है तो क्या बनेगा? ये एफ ऑफ जी एक्स, जिसको कि हम लोगों ने क्या नाम दिया? फॉग। क्लियर है? तो ये मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग को ये सोचना है कि क्या किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन हो सकता है या फिर कोई कंडीशन है? ये आप लोग को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही सोचो कि आपके पास में दो मशीन लगी हुई है, ठीक है। ये पहला मशीन है जो कि आलू को, चिप्स को, आलू को कट करता है, और ये जो सेकंड मशीन है वो फ्राई करने वाला मशीन नहीं है, ठीक है। ये मान लो कोई दूसरा ही मशीन है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये पानी को गर्म करने, बॉइलिंग मशीन है, पानी को गर्म करने वाला मशीन है। अब हो क्या रहा है कि यहां से तो आलू कट के यहां पर आ जा रहा है, ये मशीन तो काम कर गया, लेकिन अब इस कटे हुए आलू को हम लोग पानी में क्यों डालें? आपको चिप्स बनाना है ना, तो चिप्स बनाने के लिए आपको तो फ्राई करना है ना। लेकिन ये जो मशीन है वो तो फ्राइंग मशीन है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जो मशीन आप चुन रहे हो, जो मशीन आप चूज करोगे, वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे के काम को सपोर्ट करे।
ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर आपके कंपनी में आलू बनाने की कंपनी है, चिप्स बनाने की कंपनी है, तो फिर आपको चिप्स बनाने के सारे मशीन चाहिए। आप उसमें पानी गर्म करने का मशीन या साइकिल बनाने का मशीन, बाइक बनाने का मशीन तो लेकर के आ नहीं सकते हो, है ना। इसका मतलब यह है कि जो मशीन्स आप चूज कर रहे हो, ये मशीन्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तभी तो आपका फैक्ट्री सही तरीके से चलेगा। इन द सेम वे यहां पे जब आप फंक्शन को, जो आपको फंक्शन दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इनपुट क्या है, इस इनपुट के बाद में आपको जो फर्स्ट आउटपुट मिला वो कैसा है, और फिर फाइनल आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है। ठीक है, ये जो बीच वाला है GX, अगर ये काम का ना हो, ऐसा आपको चीज मिल गया जो कि आप सेकंड मशीन में डाल ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या फायदा। मानो कि आपने आलू की मशीन लगाई, आप वहां पे कट कर रहे हो, सही तरीके से कट ही नहीं हुआ, तो फिर वो सेकंड फंक्शन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसको भी हम लोग और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल यहां तक कॉपी करिए। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास में दो फंक्शन है, पहला फंक्शन f है, सेकंड फंक्शन g है। fx इज इक्वल टू -x, gx इज इक्वल टू √x। ये दो अलग अलग मशीन आप देख रहे हो, ठीक है। पहला फंक्शन क्या बोलता है, पहला फंक्शन को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 1 with -1, 2 with -2, 3 with -3, 4 with -4। तो जो पहला मशीन है वो तो सही से काम कर गया, क्लियर है। लेकिन जरा आप सेकंड मशीन को ध्यान से देखो, सेकंड मशीन में क्या हो रहा है। सेकंड मशीन बोलता है gx इज इक्वल टू √x। अब हम लोग को पता है कि √x, जैसे ये अंदर में x आया, इस x में जो वैल्यूज आप डालोगे वो सारे के सारे 0 या 0+ वाले नंबर होने चाहिए। या तो आप 0 डालोगे, या तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आप इसमें डालोगे। नेगेटिव नंबर तो आप इसमें डाल ही नहीं सकते हो। जब आप इसमें नेगेटिव नंबर डाल नहीं सकते हो, मानो कि यहां पे रियल नंबर है -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, सारे के सारे रियल नंबर आपको दिए हुए हैं। लेकिन क्या आप कोई कनेक्शन स्थापित कर पाओगे क्या, कोई फंक्शन ये डिफाइंड है या फिर नहीं है। ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहां पे g of f नहीं बना सकते, ठीक है। हम लोग यहां पे g of f नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे फंक्शन f का जो रेंज है या फिर जो कोडोमेन है, मेरे फंक्शन f का जो कोडोमेन है वो मेरे फंक्शन g के डोमेन में आ ही नहीं रहा है। बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन f का जो कोडोमेन है ना, ये जो कोडोमेन के जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे सेकंड फंक्शन के लिए एज ए डोमेन काम कर ही नहीं रहा है। तो जब ये एज ए डोमेन काम कर ही नहीं रहा है तो फिर क्या होगा, आप कोई सही से कोई फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, GOF को नहीं होने का कंडीशन तो आपको पता चल गया। तो GOF के होने के लिए क्या कंडीशन है ये अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहां तक आप लोग कॉपी करिए, प्लीज कॉपी करते हो तो थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को लिख लिया करो, बस बोर्ड से उतार के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां तक कॉपी करिए, ओके। तो ये मेरा बेसिक डिफिनेशन है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर हम लोग को समझना है तो इस बेसिक डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो फंक्शन है फ्रॉम A to B एंड G फ्रॉम B to C। कंपोजिशन तभी पॉसिबल है अगर यहां पे भी सेम फंक्शन हो और यहां पे भी सेम फंक्शन हो। इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, B, और सेकेंड फंक्शन का डोमेन क्या है, B। जब तक ये सेम ना हो तब तक आप गॉफ नहीं बना सकते, क्लियर है। तो ये जो देन द कंपोजिशन ऑफ f and g given by GOF is defined as, GOF कहां से डिफाइन किया गया है, फ्रॉम A to C। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत आसानी से समझो। GOF जो बना वो कहां से बना था, सेट A से लेकर सेट C तक बना था। पिछले जो मैपिंग डायग्राम जो अभी जस्ट इसके पहले बताया वहां चेक कर लो। तो इसको नाम क्या दिए हम लोग, G of f of x, जिसको कि G of fx भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ऐसे लिखो या फिर आप ब्रैकेट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, यानी कि सेट A में जितने भी x के वैल्यूज हैं वो सारे के सारे वैल्यूज के लिए GOF डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा फंक्शन GOF का डोमेन होगा, है ना, हम लोग को एक नया फंक्शन मिल गया। इस नए फंक्शन का डोमेन क्या है, तो फंक्शन स्टार्ट कहां से हुआ था, फंक्शन स्टार्ट हुआ था सेट A से B, फिर B से C। तो मेरा जो मेन इनपुट था वो कहां था, वो सेट A में था। इसका मतलब यह है कि सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज हमको सेट C में मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पे। सेट A में जो एलिमेंट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर हम लोग G of F पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग G of F पढ़ रहे हैं तो फंक्शन f का जो डोमेन है सेम वही डोमेन फंक्शन GOF का रहने वाला है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन GOF का डोमेन
और फंक्शन एफ का डोमेन सेम होगा, जो कि सेट क्या है, ए है। क्लियर है? यहां तक लिखिए, फिर हम लोग इसके डोमेन और रेंज के बारे में लिखेंगे। चलिए देखिए यहां पे, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो हम लोग जी ओ एफ पढ़ रहे हैं वहां से ही कंटिन्यूड है ना। तो जी ऑफ एफ का डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं। दूसरा कंडीशन ये है, ध्यान देना कि ये जो मशीन चूज कर रहे हो वो मशीन सही मशीन्स होने चाहिए। सही मशीन्स होने का मतलब ये है कि आपने यहां पर x रखा, x के बाद आपको मिल रहा है ये fx, तो ये जो fx है ये क्या है, ये हमारे फंक्शन f का रेंज है। क्लियर है? ये जो fx है ये हमारे फंक्शन f का रेंज है, जो कि सेट कौन से सेट में होगा, सेट B में होगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, अब जब आप सेकेंड फंक्शन c ले रहे होते हो तो इस C में जो कुछ भी एलिमेंट्स होंगे, सॉरी, जब आप C को जब आप सेकेंड फंक्शन को लेते हो तो सेकेंड फंक्शन के लिए, है ना, सेकेंड फंक्शन के लिए जो मेरा B एज एन इनपुट है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फंक्शन मेरा है क्या, सेकेंड फंक्शन हमारा है G, यानी कि इस G का जो डोमेन है और इस फंक्शन f का जो रेंज है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर सबसेट होना चाहिए। बात को समझिए, क्या हो सकता है कि फंक्शन f का जो आपको रेंज आ रहा है वही रेंज मेरे फंक्शन g के लिए एज ए डोमेन काम कर रहा होना चाहिए, तभी आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरा रेंज ऑफ f है ये क्या होगा, ये सबसेट होगा किसका, डोमेन का। ठीक है, किसके डोमेन का, डोमेन ऑफ, देखिए डोमेन ऑफ G। क्लियर है? यानी कि फंक्शन f का रेंज यानी कि ये जो fx है, फंक्शन f का रेंज है, वो सेकेंड फंक्शन के लिए एज ए डोमेन काम करेगा। क्लियर है यहां पे ये बात? चलिए यहां तक कॉपी करिए। अगर ऐसा है तभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि G ऑफ f आप डिफाइन कर पाओगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन आप नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ये वाला मैपिंग डायग्राम देखिए, इसमें आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगी, कैसे हम लोग एलिमेंट्स को चूज करते हैं, फंक्शन का डोमेन, रेंज, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को कैसे चूज करते हैं वो देखो। फिलहाल ये दो अलग अलग फंक्शन आपको दे दिया गया है, फंक्शन f एंड फंक्शन g, क्लियर कट आपको डिफाइन किया गया है। ध्यान देना कि 1a से 2b से 3c से और इस d का, फंक्शन f में इस d का कोई भी प्री इमेज नहीं है, फंक्शन तो है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फंक्शन देखिए, सेकंड फंक्शन में a b c d एलिमेंट है, u v w और m, इससे हमारा लिंक हो रहा है। यहां पर l और n हमारे कोड डोमेन में ऐसे ही बच जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो हो सकता है ना, कोड डोमेन में तो एलिमेंट ज्यादा हो सकता है। अब आप पहले तो ये चेक कर लो कि फंक्शन f का जो डोमेन है वो क्या है, वो 1 2 एंड 3 है। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है g ऑफ f, यानी कि अब आपको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए यहां चेक करो तो a b c d, क्या यही एलिमेंट्स यहां पर है, तो बिल्कुल है, a b c एंड d सेम एलिमेंट्स यहां पर हमारे पास में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कंपोजिशन का एक कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे। तो इसको मिटा करके फिर से यहां से एक लिंक बनाइए। तो यहां तक पहले आप कॉपी कर लीजिए। चलो, तो अब हम लोग क्या किए, जो फंक्शन था दोनों को साथ में कंबाइन तो कर लिए। अब जब ये फंक्शन एक साथ आ गया तब आप ये बताओ 1 2 3 के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन इस d का क्या कोई प्री इमेज हमारे सेट A में है क्या, नहीं है, यानी कि d का कनेक्शन इधर कुछ है नहीं। तो ये तो हमको पता चल चुका है कि जो मेरा फंक्शन GOF, देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि GOF बनेगा किस पर, यानी कि GOF के लिए इनपुट क्या रहेगा, तो इनपुट तो 1 2 3 ही रहने वाला है, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन है किसका, G ऑफ F का, वो क्या रहेगा, वो तो 1 2 3 ही रहेगा। क्लियर है, डोमेन दोनों को पता चल चुका है। तो अब हम लोग को ये सोचना है कि 1 के लिए मेरा आउटपुट क्या है, GOF के लिए, तो यहां देखो 1 है, 1 से हम लोग किस पर पहुंचे, A पर, और फंक्शन G में A का मान कितना है,
V, तो पहला ऑर्डर पेयर आपको क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 1 कॉमा V। तो यानी कि अगर आप रेंज की बात करो किसके, GOF के, तो पहला एलिमेंट जो आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है V। क्लियर है। सेकंड देखिए, 2 से B कहां जा रहा है, U पे, तो इससे आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो बना 2 कॉमा U। ये हो गया सेकंड एलिमेंट जो कि आपके रेंज में आ रहा है। थर्ड क्या है, 3, तो 3 किससे कनेक्टेड है, C से, और C का इमेज क्या है, W, तो आपको जो फंक्शन मिला वो है 3 कॉमा W। क्लियर है। अब आपको आगे यहां पे कोई भी कितने भी एलिमेंट्स हो, कितना भी लिंक हो, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है कि आपके सेकंड मशीन में पहले से कोई सामान रखा हुआ था, कुछ बच गया होगा, लेकिन उसका इस मेन मशीन में कोई योगदान है नहीं। ठीक है, ये पहले से बचा हुआ कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि कोई भी यूज नहीं है। कब, जब हम GOF के बारे में बात कर रहे हैं। आपका काम यह है कि आप f ऑफ g बना करके ग्रुप में शेयर करोगे कि मेरा फंक्शन f ऑफ g कैसा होगा। f ऑफ g को बनाने के लिए करना क्या है कि फंक्शन g को पहले लिखना है और फंक्शन f को बाद में लिखना है, यानी कि ये सब एलिमेंट पहले लिख, सेट सारा सेम रहने वाला है। आपको f और g अलग से बताया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए आपको फॉग यानी कि f ऑफ g कंपोजिशन करना है, उसका डोमेन और उसके रेंज के बारे में आपको बताना है। इसका रेंज क्या होगा, v, u एंड w। ठीक है, तो यहां तक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक के लिए आज क्लास को रखते हैं। थैंक यू। यहां तक कॉपी कीजिए।